नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर सुनील सिंह जी, प्राध्यापक एवं उप निदेशक विद्युत विभाग पंतनगर। सर, सबसे पहले तो आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, जैसे कि जो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि बिजली के झटके के बारे में, और जैसे कि डॉक्टर हम सभी जानते हैं कि हम जो बिजली का उपयोग करते हैं या जो हमारे किसान भाई बिजली का उपयोग तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सी जो बातें हैं ध्यान में रखनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। और विशेषकर जैसे कि डॉक्टर साहब इस समय हम देख रहे हैं कि बरसात का भी समय चल रहा है जी। तो ऐसे में बहुत ही एहतियात बरतनी चाहिए हमारे सभी श्रोताओं को। आज जो मेरा इस चर्चा का सबसे पहला सवाल आपसे हमारा ये है डॉक्टर साहब कि जो इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि जो बिजली का झटका की जो आज हम बात करने वाले हैं, ये क्या होता है और ये कैसे लगता है? जी, धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके बारे में देखिए हम सभी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे देश में कई जानें चली जाती हैं। बच्चे से लेके बड़े तक हर उम्र के व्यक्तियों की इससे जाने जाती हैं, और अगर हम थोड़ी सी जानकारी रखें तो इस चीज से बच सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होता है और हमको लगता है कि हम लोगों ने अपनी लाइफ में, अधिकतर लोगों ने कभी न कभी इस झटके को कहीं न कहीं इसका स्वाद लिया होता है, कहीं न कहीं झटका खाया होता है, पता रहता है। तो इसमें देखिए टेक्निकलिटी क्या है कि इलेक्ट्रिक शॉक का मतलब ये होता है कि जब हमारे शरीर से बिजली और करंट गुजरती है तो हम इसको इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे अब ये गुजरती कैसे है। होता क्या है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को, फेस को हम छूते हैं, ठीक है, और जैसे हमारे घर में 220 वोल्ट आती है, एसी आती है। अब एसी अगर हमने टच कर ली, छू ली किसी भी तरीके से, और हमारे पैर नंगे हैं, तो हमारे शरीर से क्या होगा कि करंट प्रभावित हो जाएगी और वो नीचे जमीन में चली जाएगी, और वो जो धारा है, करंट है, जो शरीर से गुजरेगी, वही हमें इलेक्ट्रिक शॉक का अनुभव कराती है, और इलेक्ट्रिक शॉक उसी को हम बोलते हैं। और ये जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा हमें नुकसान करेगी, और जितनी ज्यादा देर तक प्रभावित होगी उतनी ज्यादा नुकसान करेगी। तो इसकी अमाउंट, यानी धारा की अमाउंट एम्पियर में होती है, और उसकी जो समय होता है, और वो समय बहुत क्रूशियल होता है। अगर ज्यादा देर तक आदमी की धारा प्रभावित होती रही, चिपक जाते हैं, आपने देखा होगा कई बार। जी। हम जैसे करंट लगता है, ज्यादा धारा होती है, चिपक जाते हैं। कई बार जो है थोड़ी कम होती है तो झटका देती है तो आप अलग हो जाते हैं। तो ये चीजें रहती हैं। तो अगर कोई नहीं है और चिपका ही रह गया तो फिर बहुत मुश्किल होता है, जान जाना बहुत आम बात है। अगर किसी ने नहीं देख पाया और चिपका रह गया तो जान चली जाती है इंसान की। तो बहुत खतरनाक चीज है ये। जी सर, अगला आपसे मेरा प्रश्न ये है कि एसी करंट ज्यादा खतरनाक होता है या फिर डीसी करंट? जी, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा कि देखिए हमारे घरों में क्या है, विशेषतः तो एसी करंट होता है, लेकिन आजकल सभी के घर में बैटरी और इन्वर्टर होते हैं, तो डीसी करंट भी होता है। सोलर पैनल्स लगे होते हैं, उससे डीसी करंट बनता है, डीसी बॉक्स होते हैं। तो आजकल एसी और डीसी हम लोगों के घरों में होती है। और एक आम सवाल भी होता है बच्चों के लिए भी, और इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कई बार कि साहब एसी करंट ज्यादा खतरनाक होती है कि डीसी करंट होती है। तो आपको बताऊं कि देखिए एसी करंट क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट होती है, ये घटती है, बढ़ती है, ऊपर चढ़ती है, फिर नीचे उतरती है, इस तरीके से। तो जब एसी करंट लगता है तो हमारी बॉडी वाइब्रेट करती है, खटखट एकदम से वाइब्रेट, कंपन होता है बहुत तेजी से। आपने देखा होगा अगर एसी करंट, और अधिकतर एसी करंट लगता है क्योंकि हम एसी करंट से ज्यादा एक्सपोजर में होते हैं, तो ये वाइब्रेट करती है और ये ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इसकी जो पीक वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। 220 अगर वोल्ट है हमारा, तो अगर हम पीक वैल्यू उसकी देखेंगे तो 300 के ऊपर चली जाएगी।
तो इसलिए ये ज्यादा खतरनाक होती है। और डीसी रहेगी तो 220 है तो 220 ही रहेगी वो, तो उसका पीक भी 220 रहेगा। तो इसलिए ये जो है इतनी खतरनाक नहीं है। एसी करंट से जो झटका लगता है वो पूरे शरीर में नुकसान पैदा कर देगा, और डीसी करंट से जो झटका लगता है वो जहां पर वो चिपका है वो एरिया बहुत ज्यादा नुकसान होता है उसका। लेकिन डीसी करंट तो पूरे शरीर में वाइब्रेशन की वजह से और सम्प की वजह से ज्यादा सीवियर होता है। जी जी सर, अगला आपसे मेरा प्रश्न है इस चर्चा का कि कितनी करंट जो है ज्यादा नुकसानदायक होती है? हाँ, इसमें देखिए एसी और डीसी करंट जो भी है, करंट का लेकिन अमाउंट निश्चित है कि अमाउंट अगर हमारा शरीर का, जो पहले सवाल में मैंने बताया था कि अगर शरीर से करंट फ्लो होती है तो हमें झटका लगता है, उसी को इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं। और करंट जितनी ज्यादा होगी और जितनी ज्यादा देर तक, ये दो पैरामीटर होते हैं जिससे कि आदमी की सीवियरिटी होती है, उसको उतना नुकसान होता है। तो ये माना जाता है अमूमन कि 0.1 एम्पियर की धारा अगर 2 सेकंड तक फ्लो हो जाए आपके शरीर से तो आदमी की मृत्यु हो जाती है अमूमन। जी। अब 0.1 एम्पियर का मतलब हो गया 100 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमारा 5 मिली एम्पियर करंट फ्लो हुआ तो झटका लगेगा हल्का, 10 मिली एम्पियर करंट हुआ तो हमें ज्यादा झटका महसूस होगा। और ऐसे ही जब 100 मिली एम्पियर करंट फ्लो होता है तो हमारे शरीर की जो हार्ट है वो है ना, कार्डियोवास्कुलर एकदम श्रिंक हो जाता है और एकदम से आदमी की मृत्यु हो जाती है। जी। और करंट जब फ्लो होती है तो देखिए क्या होता है ना, शरीर से पूरा पानी खत्म हो जाता है, क्योंकि करंट लॉस करती है। धारा क्या होता है, I²R, गर्मी पैदा करेगी जब करंट फ्लो होगा तो वो पूरा खून को सुखा देगी, पानी को सुखा देगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बहुत सारी चीजें। इसलिए आपने देखा होगा हल्का सा झटका हो जाता है तो उल्टियां आने लगती हैं, और जो है जब ज्यादा समस्या हो जाती है तब तो आदमी बेहोश हो जाता है, सांस रुक जाती है, दिल की धड़कन रुक जाती है, ये सारी समस्याएं पैदा होती हैं। जी। डॉक्टर साहब, अगला आपसे हमारा प्रश्न ये है कि इलेक्ट्रिक शॉक या बिजली के झटके की जैसे आज हम बात कर रहे हैं, इस बिजली के झटके से कितना नुकसान हो सकता है? इसमें क्या है कि अगर 0.1 एम्पियर 2 सेकंड तक फ्लो हो जाए इंसान में तो फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। और यही अगर रेशियो रहा कि अगर मान लीजिए कि 0.1 एम्पियर 2 सेकंड है और अगर 0.2 एम्पियर 1 सेकंड तक हो जाए तो भी हो सकती है, या फिर बहुत कम धारा भी, यानी 20 मिली एम्पियर भी है धारा और वो ज्यादा देर तक फ्लो हो जाए, चिपक गया और वो 2 मिनट तक फ्लो होती रही उसके शरीर में तो भी उसकी मृत्यु हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि कम धारा ज्यादा समय या कम समय में ज्यादा धारा अगर फ्लो हो जाती है तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। और खास बात एक चीज और बताएं आपको, ये मतलब बहुत सोचने वाली बात, जरूरी नहीं है कि हमें जो करंट है वो छूने से ही लगे। जब हम बहुत हाई टेंशन लाइन होती है, जैसे कि रेलवे की लाइन होती है, और भी बहुत ज्यादा 11 किलोवोल्ट वाली जो हाई टेंशन लाइन होती है, 11 किलोवोल्ट वाली तो कम होती है, 33 किलोवोल्ट है, 765 किलोवोल्ट है, और ये जो खासकर रेलवे लाइंस होती हैं काफी हैवी हाई किलोवोल्ट पे लाइन जाती हैं, उनको तो टच भी करने की जरूरत नहीं होती है। उनके तो हम अगर करीब भी चले गए है ना, अगर थोड़ा हमारा गैप भी है तो भी वो अपने आप आपको खींच लेगी और अपना एकदम से सर्किट पूरा करके और आपको झटका मार देगी, और उससे बचने का कोई उपाय नहीं। तो उसमें तो सेकंड भी नहीं लगते हैं, आदमी एकदम से राख हो जाता है, इतना तेज करंट फ्लो होता है। तो इसको स्पार्क कवर बोलते हैं। कई बार जो है ना, बहुत हाई वोल्टेज के टेंशन के लाइन के आदमी पास चला गया, इतना तेज स्पार्क कवर हवा में झटका मारता है, हवा में करंट जाती है और उसके शरीर से होके जमीन में गुजर जाती है और वो आदमी वहीं पर भस्म हो जाता है। तो ये इतनी खतरनाक चीज है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम छुएंगे तभी झटका लगेगा, बहुत हाई वोल्टेज होगा तो छूने की भी जरूरत नहीं है, उससे हमको दूर, यानी इसके पास भी चलेगा हाँ, तो समस्या हो सकती है। तो इसलिए हमको जो है
दूर रहना चाहिए। जी जी। अगला आपसे सवाल मेरा यह है डॉक्टर साहब कि जैसे कि हम देखते हैं कि गाँव में या देहातों में हमारे जो किसान भाई हैं या फिर अन्य जो लोग हैं, चाहे वो दूध उत्पादन के लिए है या फिर अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए जानवरों को रखते हैं, पशुओं को रखते हैं, घरों में भी हम देखते हैं कुछ पालतू जानवर होते हैं। तो मेरा सवाल आपसे यही है डॉक्टर साहब कि इलेक्ट्रिक शॉक से जानवरों को भी नुकसान हो सकता है? जी जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है ना, इंसान तो थोड़ा सा समझता है कि ये करंट है, ये झटका लग सकता है, और उस पे जो है ना अपना थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलता है। बच्चे को छोड़ दीजिए तो बच्चा जो है, बच्चों को बड़ा डर रहता है और बच्चे बहुत जल्दी झटका लगता है उनको, और ऐसे ही जानवर होते हैं। जानवरों में भी भाई ये समझ नहीं है कि किस चीज को छूना है, किसको। कई बार तार लटक रहा है, जानवर जो है टकरा गया, तो बिल्कुल वही चीज है, बस अंतर इतना है कि उसकी बॉडी जितनी भारी होती है वो उसकी बॉडी ज्यादा करंट सहन कर लेती है। यही है, जैसे हमारा वेट निश्चित है, हम 50-60 किलो के हैं, 80 किलो के हैं, तो हमारी बॉडी का जो मैंने आपको अभी बताया कि 0.1 मिली एम्पियर 2 सेकंड के लिए, लेकिन जिसका वजन डबल होगा तो चलिए वो 0.2 एम्पियर सहन कर लेगा 2 सेकंड के लिए। जिसका वजन बहुत ज्यादा होगा तो जो है 1 एम्पियर तक भी सहन कर। लेकिन करंट की मात्रा अगर जाएगी शरीर में तो नुकसान बिल्कुल वही होता है जो इंसान को होता है। तो क्योंकि सेम ही चीज होती है, सेम सब कुछ बना होता है, तो इसलिए उनको भी इस चीज से ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जानवर तो अक्सर देखा है पानी में घुस गए जानवर, अपने पन्नगर में भी कितने हाथियों को करंट लग गया। तो जब हाथी जैसा विशालकाय आदमी शरीर जो है जब करंट से मर सकता है, तो आप सोचिए कि इंसान, वो उसने सूंड उठा दिया था, आपने देखा है पन्नगर में। तो होता है बिल्कुल, जानवरों को बहुत ज्यादा, बंदर काफी कम करंट में, बंदर बहुत हल्के होते हैं। अब उनके शरीर के लिए तो 0.1 तो 0.2 तो छोड़ दीजिए, 0.1 0.01 भी करंट उनके लिए बहुत नुकसानदायक हो जाता है, तो वो तो उसमें ही चिपक जाते हैं। जी जी। देखने में आता है प्राय कि विशेषकर बरसात के मौसम में जो बिजली के खंभे होते हैं या फिर लोहे से बने जो उपकरण होते हैं, हम देखते हैं सड़कों के किनारे हैं, तो उसमें भी कभी कभी करंट दौड़ जाता है। सुनने में भी आता है कि बिजली के खंभे को छूने से करंट लग गया या उसमें कोई चिपक गया। तो सर ये क्यों होता है और किस कारण से होता है, और क्या बरसात में हमें जो बिजली से बने हुए जो खंभे हैं या फिर अन्य, हमको क्या छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो अक्सर हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन जाती है, उसी खंभे से लो वोल्टेज की भी ट्रांसमिशन लाइन जाती है। तो मैंने आपको बताया कि जब हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होती है तो वो क्या है, खंभे से बहुत थोड़ी दूरी पे ही होती है, इंसुलेटर लगा होता है। इंसुलेटर अगर में और इस खंभे में थोड़ा गैप जरूर होता है, लेकिन बहुत ह्यूमिड मौसम होने की वजह से एक लीकेज करंट जाती रहती है। या बरसात के मौसम में जो इंसुलेटर होता है वो भी बड़ा, उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है, उसकी वजह से उससे भी सरफेस से करंट फ्लो होती है, तो वो लीकेज करंट भी फ्लो होती है, होती रहती है। बहुत ज्यादा करंट चली जाएगी अचानक तब तो शॉर्ट ही हो जाएगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी करंट इसमें फ्लो होती रहती है, तो इसकी वजह से भी आपको झटका लग सकता है। बिजली खंभों से दूर ही रहे। हाँ, बिजली के खंभों से तो वैसे हमेशा दूर रहने चाहिए, लेकिन बरसात का मौसम है वो ज्यादा खतरनाक होता है। जमीन में अर्थ होता है, पानी होता है, तो बहुत जल्दी जो है वो करंट को फ्लो कराता है। जी जी। सर अगला आपसे हमारा सवाल ये है कि क्या सावधानी रखनी चाहिए कि ताकि जो बिजली का झटका है ना लगे? हाँ, अब इसमें देखिए यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि कितना सीवियर होता है, कैसे लगता है। अब इसमें हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो देखिए रोजमर्रा में हम लोग घरों में काम करते हैं, घर में बिजली हमारी होती है, अक्सर जो है कई इक्विपमेंट हम छूते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन होती है, प्रेस करते हैं, बहुत सारी चीजें। हम लोगों ने पेपर में पढ़ा है कि प्रेस करते समय खत्म हो गया, चिपक गया, प्रेस में बहुत तेज झटका लगता है, वॉशिंग मशीन में आ जाता है, फ्रिज में आ जाता है, और भी मतलब कई चीजों में, कूलर में आ जाएगा आपके। तो देखिए इन सब चीजों से झटके लगते हैं। इसमें सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए कि अपने घरों में एक तो अर्थिंग कराना बड़ा जरूरी है। हम अपने घरों में अर्थिंग जरूर कराएं, और मशीन है हमारी तो उसमें 3 पॉइंट की मशीन
जनरली हमें प्रीफर करनी चाहिए जिसमें 3 पॉइंट हो, यानी अर्थ का भी होना चाहिए। अगर उसमें अर्थ का पॉइंट है और आपके घर में अर्थ है तो ही आप बचेंगे, कारगर हो पाएगी। कई बार क्या है, मशीन तो 3 पॉइंट की ले आए लेकिन घर में अर्थिंग ही नहीं है तो काम नहीं करेगा, है ना, तो उसका 3 पॉइंट का फायदा नहीं है। तो इसलिए घरों में पहले अर्थिंग हमें करानी है और हमें अधिकतर 3 पॉइंट की चीजें, जैसे प्रेस भी लें तो 2 पॉइंट वाली नहीं लेना है, 3 पॉइंट वाली लें। 3 पॉइंट वाली प्रेस, उसमें अर्थिंग होनी चाहिए। तब आपको क्या है कि वो अगर उसकी वाइंडिंग शॉर्ट होगी, ओपनिंग कुछ होगा तो वो अपने आप ही आपकी जो एमसीबी है वो शॉर्ट होकर के गिर जाएगी, यानी जो करंट है वो धरती में चली जाएगी, जमीन में चली जाएगी या जो भी आपने ग्राउंड की है उसमें चली जाएगी। अन्यथा क्या होगा कि वो कुछ नहीं आपको पता चलेगा, बस वो बॉडी पे रहेगा, वोल्टेज आ जाएगा, जैसे ही आप टच करोगे तो आपको लग सकती है। एक तो मतलब ये चीज हमें, पहली चीज तो ये है कि इस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हम अपने घरों की अर्थिंग कराएं, और अर्थिंग अगर है भी तो उसको जैसे सबकी सर्विसिंग कराते हैं ऐसी अर्थिंग की भी दिखवा लेना चाहिए इलेक्ट्रीशियन से कि भाई हमारी अर्थिंग कारगर है कि नहीं है, चल रही है कि नहीं चल रही, तार तो नहीं टूट गया अर्थिंग का। इस चीज का देखिए हम कभी ध्यान नहीं देते। आपने देखा होगा गाड़ी की सर्विसिंग भी कराते हैं और एसी की भी सर्विसिंग कराते हैं, लेकिन हमने कभी अर्थिंग नहीं दिखवाई होगी अपने घर की कि किसी को कि साहब अर्थिंग भी देख लो, कि जबकि उससे बड़ा खतरा होता है हमें। जी। तो हमें अर्थिंग भी दिखवाते रहनी चाहिए और अर्थिंग करनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि थोड़ी सी सावधानियां बरतनी चाहिए। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी गीली नहीं होनी चाहिए, जब पूरी तरह सूखी हो तभी आप काम करें। काम करते समय आपके पैर में जरूर जूते या चप्पल होनी चाहिए, लेकिन वो ऊंची होनी चाहिए और गीली नहीं होनी चाहिए। अगर गीली होगी तो फिर कोई फायदा नहीं है चप्पल का। और बेस्ट तो ये है कि भाई किसी लकड़ी के स्टूल या उस पर, लेकिन उससे भी सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि हम देखिए लकड़ी के स्टूल पे भी चढ़ के, टेबल पे चढ़ के खड़े होके हम कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब हम काम करते हैं तो एक हाथ हमारा दीवार पे टिका रहता है और हम ये सोचते हैं कि हमने तो स्टूल पे चढ़े, हमको कुछ होगा नहीं, लेकिन जो हाथ हमारे दीवार पे टिका होता है वही हमारे खतरनाक हो जाता है। तो अगर आपने एक हाथ दीवार पे टिका लिया और दूसरे हाथ से आपने पेंचकस पकड़े हुए हैं और बाई चांस आपको शॉक लगा तो एक हाथ से करंट जाके दूसरे हाथ में दीवार में चला जाएगा, तो पूरा हार्ट का में घूमेगा करंट और वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो जब भी आप अगर काम करें तो ये 2 चीजें बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपके जो पैर हैं वो इंसुलेटेड है कि नहीं है, जूते पहनिए ज्यादा बढ़िया है, अगर शूज नहीं है तो स्टूल पे खड़े होइए और अपना शरीर जो है दीवार से दूर रखिए, टच भी ना करें, थोड़ा सा दूरी बना कर रखें, मतलब हाथ पैर कोई। अच्छा एक चीज और अक्सर होती है, आदमी ये भी कर लेता है, कोई बात नहीं, फिर अब जब काम करते करते उसने कहा कि जरा प्लास देना या कोई सामान देना, तो अगला आदमी आपको जो देने आता है वो क्या करता है, वो तो नंगे पैर आ रहा है और उसने आपको प्लास दिया नहीं, आपने पता चला किसी चीज पे हाथ है तो झटका लग जाएगा, वो दोनों को झटका लग जाएगा। तो दूसरे को भी अपने नजदीक न आने दें, मतलब दूसरे से अगर कोई चीज ले रहे हैं तो उसको कहिए कि रख दे, या दे रहा है तो वो भी चप्पल पहने, अगर वो नंगे पैर दे रहा है आपको तो आपको झटका लग सकता है। तो ये अगर चीज आपको, बस ये 2 चीजें मेरे ख्याल से अगर आप ध्यान रखेंगे कि दूसरे से जो चीजें हम अक्सर लेते हैं हेल्पर से, तो हेल्पर को भी उतना ही प्रोटेक्शन चाहिए। नहीं तो चीजों लेने में ही आपको झटका लग सकता है। और दीवार पे कोई टच ना हो, तो अगर और गीले ना हो, ठीक है, अगर ये चीज करेंगे तो आपको देखिए काम करने में नहीं झटका लगेगा। ये सभी के लिए, इलेक्ट्रीशियन काम करते हैं या आप काम करते हैं, कुछ भी अगर कुछ करते हैं तो ये बहुत जरूरी। वैसे तो कोई इलेक्ट्रीशियन है तो उससे कराइए, फिर भी आप कभी आप टच करते हैं, कोई चीज करते हैं तो ये बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को छूने से पहले आप ना तो दीवार छुएं और चप्पल पहन के और सूखे पैर रहें और किसी तीसरे आदमी को अपने नजदीक। सर अगला आपसे हमारा प्रश्न ये है कि यदि किसी कारणवश अगर बिजली झटका लग जाता है तो फिर क्या उपाय किए जाएं?
हाँ, ये हमने सारी चीजें बता दी, क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, लेकिन फिर भी किसी न किसी को लग जाता है। अक्सर हमने देखा है बच्चे खासकर इसकी जद में आ जाते हैं, छोटे बच्चे भी आ जाते हैं झटका लग, क्योंकि बच्चों में इतनी समझ होती नहीं है। कई बच्चे तो प्लग में उंगली डालने लगते हैं, आपने देखा होगा, तो वो थोड़ा खतरनाक है। एक चीज और प्रिकॉशन के बारे में बता दूं कि अगर आपके बच्चे घर में छोटे बच्चे हैं तो आप जो प्लग आते हैं 3 पिन वाले, वो बंद वाले भी आते हैं, जिसमें कि जब आप प्लग डालते हैं तभी खुलते हैं, अदरवाइज वो बंद रहते हैं। तो वो ज्यादा सुरक्षित हैं बच्चों के लिहाज से, क्योंकि बच्चे कई बार कोई चीज उठा के घुसेड़ देते हैं, तो ये बच्चों के लिए बड़ा ही खतरनाक होता है। बड़े हो जाते हैं तो चलिए इतना समझदार हो जाते हैं, और लेकिन अगर देखिए झटका लग ही गया है बिजली का, तो उसमें 2 कंडीशन होती हैं। एक तो ये है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को देखा है कि वो चिपका हुआ है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि स्विच ऑफ कर दीजिए। जो भी सप्लाई मैन है या जो जिस स्विच से वो कनेक्ट है, वो सप्लाई आपको ऑफ करनी है। अगर आपको हड़बड़ाहट में सप्लाई नहीं मिल पाए, तो आप आसपास जो है कोई जो है ना, कोई लोहे की अलावा जैसे लकड़ी ऐसी कोई डंडी लें और उससे उसको अलग करें। पहला तो काम को यही है कि व्यक्ति को भाई अलग करना है। सर लकड़ी जैसे सूखी चाहिए सर? नहीं, सूखी लकड़ी होनी चाहिए। लकड़ी भी गीली होगी तो आप भी चिपक जाएंगे। और जो अलग करने वाला है वो भी जूते उते पहने रहे, वो नंगे पैर होगा तो उसको भाई उस पे तो पूरा वोल्टेज आ गया है, मतलब करंट शरीर से बह रहा है, उसके शरीर के ऊपर पूरा वोल्टेज है, तो ऑब्वियसली कि वो आपको टच करेंगे कहीं से भी तो आपको भी लगेगा। तो लोग चद्दर से भी छुड़ा देते हैं, तो वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। तो कोई भी चीज ऐसी हो, अगर आप अच्छे जूते पहने हैं तो आप कोई नहीं, लोहे की भी डंडी से कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान, लेकिन थोड़ा सा बस सावधानी रखनी पड़ेगी कि आपका जो आइसोलेशन है वो अच्छा होना चाहिए, इंसुलेशन ठीक होना चाहिए। तो आप पहले उसको छुड़ा दीजिए। अब जब आपने छुड़ा दिया या वो छूटा ही हुआ है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप ये है कि भाई हम ये देखें पहले कि उसकी सांस चल रही कि नहीं चल रही है। जी। अगर उसकी सांसें चल रही हैं तो सीधे लिटा दीजिए और देखिए कि कहीं पर उसको कोई चोट तो नहीं है, कोई ब्लडिंग तो नहीं हो रही है, और तुरंत जो है ना एम्बुलेंस को फोन करना चाहिए और जो है एम्बुलेंस में उठा करके फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि इससे कोई ज्यादा नुकसान तो शरीर को नहीं हुआ है। लेकिन अगर सांस नहीं चल रही है, नहीं आ रही है, आपको लग रहा है कि शरीर अकड़ रहा है, सांस नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो आपको फिर सीपीआर देनी पड़ेगी इस केस में, है ना। सीपीआर सर? जैसे सीपीआर मतलब कि उसको सीधा लेटा करके और उसकी छाती को लगभग 100 बार 1 मिनट में दबाना, है ना, या मुंह से सांस, कृत्रिम श्वास देना है या छाती को उसको दबाना है ना, प्रेस करना है। तो उसकी सांस अधिकतर चांस हो जाता है कि आने लगती है, क्योंकि ऐसे समय में ना जो हार्ट है और ये जो एरिया है वो बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो अगर अक्सर जो है अगर कम है इंजरी तो सीपीआर से वो जो है रिकवर हो जाती है और फिर तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया जाना चाहिए और उसको जो है वो देना चाहिए। अगर ब्लीडिंग हो रही है कहीं तो वहां पर पट्टी बांध देना चाहिए, कपड़ा बांध देना चाहिए, है ना। और उस समय उसको पानी वगैरह नहीं पिलाना चाहिए। कई बार ये अक्सर क्वेश्चन होता है कि तुरंत पानी पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए, तुरंत पानी पिला देते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि पूरा शरीर से पानी उड़ा होता है तो प्यास तो उसको लगेगी, लेकिन उस समय तुरंत अगर आप पानी पिला देंगे तो डिहाइड्रेशन पहले से ही है, तो हो सकता है और उल्टी हो जाए और समस्या हो जाए और शरीर के अंदर जो है और भी अंग में करंट जा चुकी है तो वो फैटल हो चुके हैं। तो इसलिए थोड़ा सा रुक जाना चाहिए और डॉक्टर की ही देख रेख में फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रिकवर होना शुरू होना चाहिए इसमें। जी जी सर, कभी देखने में आता है कि घरों में या कार्यालयों में ऐसे कभी पंखे चल रहे हैं या फिर एसी चलता छोड़ देते हैं, बल्ब जलता हुआ छोड़ देते हैं, क्या इसके बारे में सर क्या कहना है आपका? सुरक्षा और संरक्षण दोनों जरूरी हैं, क्योंकि ऑफिस में क्या होता है अक्सर, चलो घरों में तो हमारे बिजली का बिल आता है तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा ध्यान देते हैं कि यार ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, बिजली का बिल आ जाएगा ज्यादा।
ऑफिस में अक्सर जो है ऐसा ध्यान नहीं देते हैं। ऑफिस में रहता है कि यार सरकार तो भर रही है, अगर 2 घंटे के लिए बाहर भी चले गए तो एसी को बंद नहीं किया बोले, तो इससे होगा क्या कि हमारा वातावरण में पोल्यूशन होगा और वो ग्लोबल वार्मिंग पे जाएगा। जैसे हम हर चीज के लिए करते हैं, आग ही ना जलाएं, ईंधन ना जलाएं, कम से कम करें, पेट्रोल का बर्निंग है, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो बिजली की बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम बचाएंगे तो दूसरों को मिल जाएगी। अगर हम खर्च करेंगे जहां आ रही है तो फिर ये क्या करते हैं कि फिर गांवों को बहुत कम मिलेगी और ज्यादा कम हो जाएगी उनकी बिजली, उनके खाते की बिजली। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि हमें सुरक्षा और सावधानी दोनों रखने की जरूरत है। तो सर आपने जैसे काफी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, हमारे किसान भाइयों को दी कि किस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि जो बिजली का झटका है वो क्या होता है, अगर किसी कारणवश अगर किसी को झटका लग जाए बिजली का तो क्या करना चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो ऐसे कई बिंदुओं पे आपने यहाँ पर हमारे श्रोताओं का मार्गदर्शन किया, हमारे किसान भाइयों का मार्गदर्शन किया। तो डॉक्टर साहब चलते चलते अंत में हम चाहेंगे कि जो किसान भाई हैं या जो हमारे श्रोतागण हैं इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, यही कहना चाहूंगा कि बिजली जो भी है उसे सुरक्षित उपयोग करें और संरक्षित भी करें। दोनों चीजें हैं, संरक्षा और सुरक्षा। क्योंकि बिजली बहुत लिमिटेड मात्रा में है। अगर हम बिजली ज्यादा खर्च करेंगे और उस पर ध्यान नहीं देंगे या बिजली की चोरी करेंगे, और अगर हमारी अनमीटर्ड सप्लाई है तो हम ध्यान नहीं देंगे, चोरी कोई बात नहीं, हमारे पास पैसा ज्यादा है तो भी ध्यान नहीं देंगे, तो क्या होता है कि इससे पोल्यूशन भी होता है, वातावरण पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो हम ये पूरे देशवासियों का कर्तव्य है कि बिजली का मिनिमम उपयोग, मतलब अपने लिए कम से कम समय में संरक्षित करना है। यानी जितनी जरूरत है बस उतनी ही खर्च करें, बाकी अपना नहीं करें, और उससे जो है बच के भी रहना है और उससे जो है अच्छी तरीके से समुचित उपयोग करें और सावधानी रखें, तो आप बिजली का आनंद ले सकेंगे। जी, तो जैसे कि किसान भाइयों और हमारे प्यारे श्रोताओं, अभी आप सुने थे डॉक्टर सुनील सिंह जी को, जो कि प्राध्यापक एवं उपनिदेशक के पद पर आसीन है विद्युत विभाग पंतनगर में। और जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी है अभी आपको कि जो इलेक्ट्रिक शॉक और फिर जो बिजली के नुकसान और फिर जो सावधानियां हैं, और साथ ही अगर किसी प्रकार की अगर कार्य करते समय अगर कोई दुर्घटना हो जाती है बिजली के द्वारा, तो फिर उसके लिए एहतियातन क्या तुरंत आप जो है करना चाहिए, आपको कहाँ संपर्क करना चाहिए, कहाँ ले जाना चाहिए उस व्यक्ति को। तो सर ऐसे कई बिंदुओं पे भी डॉक्टर साहब ने आपका मार्गदर्शन किया। तो सर आप हमारे स्टूडियो में आपने हमारे जो है कि श्रोताओं और किसान भाई को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। हम आशा करते हैं कि आगे भी आप इसी प्रकार से हमारे स्टूडियो में आते रहेंगे और इसी प्रकार से हमारे श्रोताओं का, हमारे किसान भाइयों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।